अपन ने टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब आप बताइए, अगर कोई टैक्सोनॉमिस्ट बनना चाहता है तो क्या उसको ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं होगा? यस, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बनते हैं कि इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में उस टैक्सोनॉमिस्ट को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब इफ a student wants to become a taxonomist, he or she has to know about taxonomical aids। उसको पता होना ही चाहिए कि किस तरह से बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या है। मतलब उनको विजिट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जूलॉजिकल पार्क है, इस तरह से हर्बेरियम होता है, इस तरह से बुक्स लिखी जाती है। असेंशियल है, यानी टैक्सोनॉमिस्ट अगर कोई बनना चाहता है तो उसको ये सारी बातों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना जरूरी होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू बिकम अ टैक्सोनॉमिस्ट, he or she has to visit fields also or forest also. He has to work intensive work not only in laboratory but also in field, क्योंकि लैब में सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तो वहाँ पर भी हार्ड वर्क होगा, इंटेंसिव वर्क होगा। जंगल में भी जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में भी जाना पड़ेगा और देख करके वहाँ से प्लांट्स लाने पड़ेंगे, एनिमल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इन सब बातों के लिए जो प्रिपेयर है वो टैक्सोनॉमिस्ट बने, अदरवाइज नहीं। ये सारी बुक्स में ये सारी बातें अपनी बुक में लिखी है। अब आता है आपके पास द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज क्या है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यानी इसमें अपन ये समझेंगे कि स्पीसीज क्या होती है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ स्पीसीज। तो आपको मैं बता दूं, अलग अलग तरीके हैं जिससे अपन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अपन 2 कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। जैसे पहली बात है, पहला कंसेप्ट है टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट और दूसरा मैंने बोर्ड पे लिखा है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। दोनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और इन दोनों से अपने को बहुत कुछ ये समझ में आ जाएगा कि स्पीसीज क्या है। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हु गेव द वर्ड स्पीसीज? आंसर अर्नेस्ट मेयर। मेयर साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार वर्ड बनाया स्पीसीज। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी और बुक का नाम आपको याद नहीं करना, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, और उस बुक में करीब 18,000 प्लांट्स के नाम उन्होंने लिखे थे और उन्होंने ही बहुत कुछ इस कंसेप्ट के बारे में बताया। एंड कंसेप्ट पहला अपन वही ले रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट, जो आपको ये समझाएगा कि स्पीसीज को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके पास टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट, फिर अपन बाद में लेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट। मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ स्पीसीज बाय द फर्स्ट कंसेप्ट, टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट, व्हिच स्टेट्स दैट a group of individuals having fundamental morphological similarities, यानी इन इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप जिनमें मोटे मोटे तौर पर फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल यानी ऊपर से जो भी दिख रहे हैं उसके कैरेक्टर्स वो लगभग सेम होते हैं। यानी जैसे अपन इंसान की बात करें, बताओ दुनिया के जितने भी इंसान चले जाओ, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, सारे इंसानों के पास वही हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान सारे लगभग फंडामेंटली सेम हैं। यही सारे कैरेक्टर्स हैं, फंडामेंटली सेम हैं। इसी वजह से अपन मानते हैं कि ह्यूमन इज ए टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। दुनिया के सारे इंसान एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज के मेंबर हैं, बिकॉज दे हैव फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। शायद आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि फंडामेंटली ऊपर से दिखने में सेम कैरेक्टर जिन जिन भी इंडिविजुअल्स के हैं उन सबको अपन मिला करके बोलते हैं वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। मीन्स अगर अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर सिमिलरिटीज देख रहे हैं और स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो वो स्पीसीज कहलाती है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अपन मैक्सिमम जगह पर यूज करते हैं। अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचते हैं। जैसे आप बताइए, आप कभी
सपोज करिए कि यूएस पहुंच गए, अमेरिका। वहाँ जाकर के आपने देखा एक गली में लंबा चौड़ा ट्री प्लांट, और उसको देख के आपने तुरंत बोल दिया मैंगो। कैसे पहचाना आपने कि ये मैंगो है? क्या मैंगो को मैंगो कहने से पहले आपके माइंड में एक बार भी ये आया कि यार इस मैंगो का मैं टीएस या एलएस काट के देखूं? अगर इस मैंगो का टीएस एलएस इंडिया वाले मैंगो जैसा है तो मैं इसको मैंगो कहूँगा, अदरवाइज इसको मैंगो नहीं कहूँगा। नहीं, ऐसा विचार नहीं आया। आपने क्या किया, उस लंबे चौड़े ट्री प्लांट को देख करके जैसा दिमाग में आपके माइंड में पिक्चर सेट थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वाली पिक्चर आपके माइंड में मैंगो की पहले से ऑलरेडी सेट थी, वैसा ही आपने देखा और उसको देख करके आपने बोल दिया कि इट इज मैंगो। ऐसे ही एनिमल्स में होता है। जैसे एक दिन आप यूएस में बहुत अच्छी तरह से डीप स्टडी कर रहे थे, रात की बात है, और रूम के अंदर आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एकदम अचानक से आपने एक आवाज़ सुनी। आपने विंडो खोला, देखा कि एक बिल्ली निकल के वहाँ से गई। उस बिल्ली को देखते ही आपने तुरंत बोल दिया कैट और बिल्ली। कैसे बोला? क्या बिल्ली को बिल्ली बोलने से पहले क्या आपके माइंड में एक बार भी उसके इंटरनल कैरेक्टर की बात आई? नहीं। मीन्स आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार इस बिल्ली को बिल्ली कहने से पहले मैं इसका टीएस काटूं या एलएस काटूं? नहीं। यानी आपने बिल्ली को बिल्ली कैसे पहचाना? मॉर्फोलॉजिकली। यानी एक बात तय होगी कि इन जनरल अपन इसी कंसेप्ट से स्पीसीज को समझते हैं। जहां कहीं भी आप किसी भी एक आपके माइंड में कोई ऑलरेडी कोई प्लांट या एनिमल है, उसके जैसा कुछ देखोगे, उसको जो भी आप नाम दोगे तो उसी के बेस पर नाम दोगे। यानी आपने कभी भी उसकी स्टडी इंटरनली नहीं की, फिर भी आप उसका आराम से ऊपर से पहचान कर लेते हैं। यानी आप इसी कंसेप्ट से स्पीसीज को पहचानते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ऐसा कंसेप्ट है जिसकी अच्छी बात को याद करिए, मेरिट कहते हैं। वो मेरिट नंबर 1 ये है कि इट इज एप्लीकेबल इन मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल में अपन सुपरफिशियल सिमिलरिटीज को देख करके पहचान लेते हैं कि ये किस स्पीसीज का मेंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि अगर मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो क्या वो एनाटॉमिकली सेम नहीं होगा क्या? यस, होगा। यानी एक स्पीसीज का मेंबर, अगर जितने भी मेंबर है उस स्पीसीज के, वो सारे आपको ऊपर से एक जैसे दिख रहे हैं तो ये तय है अंदर से भी सेम होंगे, मींस एनाटॉमिकली भी सेम होंगे। तो केवल ये मत सोचना कि मॉर्फोलॉजी सेम होगी एनाटॉमी डिफरेंट होगी ना, ऐसा नहीं है, दोनों सेम होंगे। सिंपल सी बात है, अंदर से सेम है तभी तो ऊपर से सेम है। यानी याद रखना, लिखा मॉर्फोलॉजिकल है क्योंकि अपन देखते ही इसी तरीके से हैं। ऊपर वाले कैरेक्टर देखते हैं, अंदर वाले कैरेक्टर स्टडी नहीं करते। बट ये सच है कि एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली सेम, दे आर एनाटॉमिकली ऑल्सो सेम। यानी इसकी मेरिट देखिए, पहली मेरिट है कि इट इज एप्लीकेबल इन मैक्सिमम प्लांट्स एंड इन मैक्सिमम एनिमल्स। इसी तरीके से अपन स्पीसीज को पहचानते हैं। शायद सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, दूसरा एक और मेरिट इसकी है, वी जनरली यूज दिस मेथड ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज। सिंपल सी बात है कि भाई आप बताइए, किसी भी स्पीसीज को पहचानने के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की ही तो स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से देख करके ही तो आप स्पीसीज को पहचानते हैं। यस, यानी जनरली अपन यही कंसेप्ट है जिसको यूज करते हैं और इसी से अपन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द थर्ड, दिस इज मोस्ट यूजफुल मेथड। अंडरस्टूड है? देन इस मेथड की अच्छी बातों के बाद अपन अगर इसकी कमियों की बात करें, यानी डीमेरिट, कमियां का मतलब डीमेरिट, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है ह्यूमन। वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया के सारे इंसान फंडामेंटली सेम है, सही बात है। बट सोचिए, कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी तो है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, एक आपके माइंड में इंडिया का इंसान है ना? आप एक आइडियल पर्सन ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, कितना सुंदर, बहुत अच्छा लगने वाला सचिन तेंदुलकर। और एक आप कोई माइंड में लाइए ब्रायन लारा, या कोई भी वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका का इंसान, क्रिस गेल, इस तरह से। तो सोचिए कितना अंतर है देखने में। बताइए, दोनों है तो इंसान, दोनों की एक ही स्पीसीज है, फिर भी डिफरेंस है। आप जानते हैं स्किन का कलर अलग है, आइज का शेप अलग है, बाल थोड़े अलग टाइप के हैं, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा डिफरेंस तो है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूँ समझिए कि जब पहली बार
कोई इंडिया का इंसान, मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, जब एक दूसरे को कभी इन्होंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इंडिया का इंसान किसी साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के इंसान से मिला होगा, तो क्या आपस में उन्होंने एक दूसरे को एक ही स्पीसीज का मान लिया होगा क्या? मेरा मतलब, क्या वेस्ट इंडीज वाले ने इंडिया वाले को इंसान या इंडिया वाले ने वेस्ट इंडीज वाले को ह्यूमन मान लिया होगा क्या? नहीं। यानी प्रॉब्लम आती है। कंसेप्ट अच्छा है, दमदार है, बढ़िया है, बट प्रॉब्लम तो है। इंसान दुनिया के सारे एक ही स्पीसीज के मेंबर है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी डिसिमिलरिटीज उनमें है, यानी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने दूसरा एग्जांपल देखिए, डॉग लिखा मैंने, डॉग का नाम सुना? यस, गली के कुत्ते होते हैं ना, यस वही। क्या अजीब अजीब तरह के कुत्ते नहीं होते हैं? आपने देखा होगा कि कई डॉग्स तो ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देख करके विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये डॉग है, फिर भी वो डॉग है। क्यों? क्योंकि सब में, दुनिया के सारे डॉग्स में है फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर करते हैं। आपको पता ना, हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, अजीब अजीब शक्ल वाले कुत्ते बनाए जाते हैं। अब अजीब अजीब शक्ल वाले कुत्ते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है, आती है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज के मेंबर है। तो आपको मैंने दूसरी प्रॉब्लम समझाई डॉग्स को लेकर। बताइए, किसी के, आपके भी किसी के घर में डॉग्स होंगे, आपने अजीब अजीब तरह के शक्ल वाले डॉग देखे होंगे, तो जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है कि यार ये भी उसी स्पीसीज का मेंबर है क्या जिसका वो है या उसका है। तो कहाँ तो एक स्ट्रीट डॉग है और कहाँ आपका पेट डॉग होता है, अलग अलग तरह का। यहाँ एनसीईआरटी ने डॉग की एक वेराइटी की नाम भी लिख रखा है, नाम है अल्सेशियन। आप भी बहुत सारी वेराइटीज जानते हो, जैसे डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, पमेलियन। वन ऑफ देम इज अल्सेशियन। Alsatian word is written in our book NCERT and it's a variety of dog। यानी इस तरह के अजीब अजीब तरह के डॉग्स में से बहुत सारी जो वेराइटीज हैं उनमें से एक का नाम है अल्सेशियन। यानी ये सब अलग अलग वेराइटीज के नाम है, बट स्पीसीज सबकी एक ही है और वो है डॉग। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं यहां पर, ब्रेसिका ओलरेशिया। आपने गोभी का नाम तो सुना ही है, अलग अलग तरह की गोभियां होती हैं, जैसे 3 लिखी मैंने देखी यहाँ पर, ब्रेसिका ओलरेशिया बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलरेशिया कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलरेशिया कोलोरेपा। मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाई है। देखिए, साइंटिफिक नेम है 3 वर्ड्स से मिलकर के बना, और 3 वर्ड्स से मिलकर बना तो अपन कहेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम। फर्स्ट जेनरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड हो गया सब स्पेसिफिक एपिथेट। 3 वर्ड्स का फॉर्मेट ध्यान देना। कभी कभी एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिले, वेरिएशन इतनी भी नहीं ज़्यादा कि अलग स्पीसीज बना लें, बट वेरिएशंस हैं। उस केस में स्पीसीज को भी आगे डिवाइड करते हैं सब स्पीसीज में। तो स्पीसीज का नाम है ब्रेसिका ओलरेशिया एंड मैंने 3 सब स्पीसीज उसकी लिख रखी है। एक का नाम है ब्रेसिका ओलरेशिया बोट्राइटिस, दूसरा ब्रेसिका ओलरेशिया कैपिटेटा, तीसरा है ब्रेसिका ओलरेशिया कोलोरेपा। इनके कॉमन नेम भी आपको मैं बता दूं, ये बोट्राइटिस वाली जो है ये है कॉलीफ्लावर। आपने देखा है, पढ़ा है, गोभी, फूल गोभी जिसको कहते हैं कॉलीफ्लावर। कैपिटेटा होती है कैबेज, पत्ता गोभी, और ये कोलोरेपा होती है नॉल खोल। ये सब एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बट थोड़ी इनमें वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस ध्यान देना कब आती है, ब्रेसिका ओलरेशिया बोट्राइटिस में आपके लिए एडिबल पार्ट, जो अपने लिए इंसान के लिए जो एडिबल पार्ट बनता है वो बनता है फ्लावर से। उस समय ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग से दिखता है। और ब्रेसिका ओलरेशिया कैपिटेटा में भी वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन दिखती है जब ये अपने लिए एडिबल पार्ट बनाता है, और वो यहाँ पर एडिबल पार्ट बनता है पत्तियों से। लीव्स आर सिलेंड्रिकली और अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ बॉल, और बॉल शेप में अरेंज होकर के जो आपके लिए एडिबल पार्ट बना उसी को आप कहते हैं कैबेज। और यहाँ पर आपके लिए एडिबल पार्ट बनता है स्टेम से। आपने देखा तीनों की स्पीसीज एक है, बट थोड़ी वेरिएशंस इनमें है, और वेरिएशन है तो इसको आपने 3 सब स्पीसीज में डिवाइड कर दिया। तो कुल मिलाकर के फंडामेंटल सिमिलरिटीज के बेस पर इनको रखा गया एक ही स्पीसीज में, बट ये 3 आपने बना दी है सब स्पीसीज। और सब स्पीसीज बनाई तो आपको जरूरत पड़ी ट्राइनोमियल सिस्टम की, और थर्ड वर्ड भी वहां पर काम आया, और उस थर्ड वर्ड को कहते हैं सब स्पीसीज और नेम ऑफ वेराइटी। ट्राइनोमियल सिस्टम भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। हर जगह पर ये काम में नहीं आता, लेकिन हाँ
कहीं कहीं काम में आता है, और उस केस में थर्ड वर्ड और आएगा, और उस थर्ड वर्ड को कहते हैं सब स्पीसीज और नेम ऑफ वेराइटी। फर्स्ट वही है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड वर्ड है सब स्पेसिफिक एपिथेट। भूलना मत, एपिथेट यानी पार्ट ऑफ नेम, यानी सेकंड और थर्ड वर्ड दोनों नाम नहीं है, नाम के पार्ट हैं, और सेकंड और थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यानी मैंने आपको यहाँ पर 2-3 बातें समझा दी और साथ ही टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट भी समझा दिया। अब देखा आपने, अच्छी बात भी है, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं, तो अपने को एक और कंसेप्ट काम में लेना पड़ेगा जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट को बताने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट ने पहली बार बायोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में बताया। एनसीईआरटी लिखती है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पायोनियर्ड बाय अर्नेस्ट मेयर, और इनके अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल कंसेप्ट से अगर स्पीसीज को समझना है तो क्या डेफिनेशन बनाते हैं, समझिए। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल इंटरब्रीडिंग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल इंटरब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल प्रोजेनी। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अपन, एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं तो उनमें नेचुरली इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ध्यान देना, नेचुरल इंटरब्रीडिंग लिखा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरब्रीडिंग की बात नहीं करते हैं। आप पहले बताओ इंटरब्रीडिंग समझ रहे हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंटरब्रीडिंग को बिल्कुल सिंपल सी तरीके से समझे तो मानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें नेचुरली होगा, यानी एक स्पीसीज के मेंबर आपस में नेचुरली इंटरब्रीड करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्रोजेनी तो बनेगी, संतान तो बनेगी, ऑफस्प्रिंग तो बनेगी, और वो ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टाइल यानी एबल टू रिप्रोड्यूस। याद रखना, कंसेप्ट बायोलॉजिकल कंसेप्ट में स्पीसीज उन मेंबर्स के ग्रुप को कहा गया है जिनमें आपस में होती है नेचुरल इंटरब्रीडिंग और बनती है फर्टाइल प्रोजेनी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान देना। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट भी अच्छा है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी अच्छा है। जहां कहीं ये थोड़ी बहुत फेलियर्स आएंगी तो इस कंसेप्ट से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या कहता है ये कंसेप्ट कि एक स्पीसीज की दुनिया में जितने भी मेंबर्स हैं सब में आपस में हो सकती है नेचुरल इंटरब्रीडिंग, और नेचुरल इंटरब्रीडिंग से प्रोजेनी जो बनेगी, संतान जो बनेगी, वो भी होगी फर्टाइल। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऐसा करते हैं मिलकर के बनाते हैं वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली स्पीसीज को कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दमदार है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। कमियों से पहले अपन इसकी अच्छाई पढ़ते हैं। मेरिट, मेरिट की बात करें तो दुनिया के सारे इंसान एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। अभी आपने यहाँ देखा था कि इंसान के केस में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, अजीब अजीब शक्ल वाले इंसान आपने देखे, कहाँ तो इंडियन ह्यूमन और कहाँ पर वेस्ट इंडीज का या साउथ अफ्रीका का इंसान, लेकिन वो सारे एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। ये ऑल ह्यूमन बिलोंग टू वन बायोलॉजिकल स्पीसीज बिकॉज all the human present on earth they are able to perform natural interbreeding and production of fertile progeny। प्रूव हो गया। बच्चों ध्यान देना, अर्नेस्ट मेयर की इस कंसेप्ट से बड़ी शानदार दमदार बात सामने आती है कि इस अर्थ पर रहने वाले सारे इंसान एक ही स्पीसीज के मेंबर है। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, और कुटुंब यानी परिवार, फैमिली, पृथ्वी पर रहने वाला सारे इंसान एक ही स्पीसीज के मेंबर है। वसुधैव कुटुंबकम का एक थ्योरी देने वाले पूरी दुनिया को जो कंट्री रहा है वो है इंडिया। और इंडिया की इस थ्योरी को कि दुनिया पृथ्वी पर रहने वाले, अर्थ पर रहने वाले सारे इंसान एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, इस बात को बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव किया अर्नेस्ट मेयर ने। बिकॉज दुनिया के सारे इंसानों में आपस में हो सकती है नेचुरल इंटरब्रीडिंग और बनती है फर्टाइल प्रोजेनी। तो प्रूव हो गया कि चाहे जैसा भी इंसान आपको दिखे, काला, कलूटा, अच्छा, बुरा, सुंदर ना हो, जैसा भी हो, बट हमेशा ऑल ह्यूमन बिलोंग टू वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। आपने देखा यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ खत्म हो गई। ऐसे ही अपन डॉग्स के बारे में भी देख सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। एक और बात, इस कंसेप्ट से एक बड़ी शानदार मेरिट आपके सामने आती है, और वो मेरिट है
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या है वो? एक स्पीसीज के मेंबर में आपस में इंटरब्रीडिंग होगी, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करते। इट मींस अ स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। आप इस बात को यूं समझिए, इतना छोटा सा जगह है, इतना सा एरिया है, एक ट्री प्लांट है और ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे नीचे भी जानवर हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, बहुत सारे। छोटी सी जगह पर कितनी सारी स्पीसीज रह रही है। मतलब चाहे कितने ही पास पास में, कितनी इंटीमेसी में बहुत सारी स्पीसीज रहती हो, क्या वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं? नेवर। इसका मतलब एक स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है एक स्पीसीज के मेंबर दूसरी किसी भी स्पीसीज से, मींस दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करती। इतनी बढ़िया दमदार बात किस कंसेप्ट से सामने आती है? बाय द बायोलॉजिकल कंसेप्ट, एंड इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, और इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक लाइन में मैं आपको फिर मीनिंग समझा देता हूं। एक स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली किसी भी दूसरी स्पीसीज से आइसोलेटेड होती है, सेपरेटेड होती है, मतलब दो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीडिंग, अलग अलग स्पीसीज है तो आपस में वो इंटरब्रीडिंग नेचुरली नहीं करेगी, और ऐसा होना कहलाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाली बात समझ में आती है बायोलॉजिकल कंसेप्ट से। और एक और तीसरी मेरिट है, दिस कैन बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग, दिस कैन बी एप्लीकेबल इन ऑल सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपन स्पीसीज इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि वो करेंगे नेचुरल इंटरब्रीडिंग और बनाएंगे फर्टाइल प्रोजेनी। अब आता है आपके पास डीमेरिट। अच्छी बात के बाद अगर कमी की बात करें अपन, तो सबसे बड़ी कमी है प्रोकैरियोट्स। आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोट्स। डू यू नो दे डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, कोई भी प्रोकैरियोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। अब क्या वो स्पीसीज नहीं है? क्या वो लिविंग नहीं है? यस है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इन प्रोकैरियोट्स को अपन स्पीसीज नहीं समझ सकते। अगर आपको प्रोकैरियोट्स को स्पीसीज समझनी है तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कैरेक्टर को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो इसकी आपने लिमिटेशन देखी, कमी आपने देखी। दिस कैन बी अप्लाइड ओनली इन यूकैरियोट। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल में स्पीसीज को इससे अपन समझ सकते हैं, बट उन्हीं ऑर्गेनिज्म में समझ सकते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी डिमेरिट यही लिखी मैंने, दिस कैन बी अप्लाइड ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, उन ऑर्गेनिज्म में अगर आपको स्पीसीज को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा बाय टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट, क्योंकि यहां ऐसा कोई रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर यूज में नहीं आता। थर्ड एक और है डीमेरिट, जैसे बात करते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल, इंसान है लेकिन स्टेराइल है, आर दे एबल टू रिप्रोड्यूस? नो। देन आर दे नॉट बायोलॉजिकल स्पीसीज और टैक्सोनॉमिक स्पीसीज? यस दे आर, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट sterile human couple cannot be understood a species because they are not able to reproduce, they are not able to perform natural interbreeding. One more example, worker bees, आपने पढ़ा, आप जानते हैं वर्कर बीज आर ऑल्सो स्टेराइल, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो ये भी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली फेल हो गया। नेक्स्ट एक और लिखा मैंने एग्जाम्पल, बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ भी रहा होगा कि हॉर्स एंड डोंकी के क्रॉस कराने से ह्यूमन ने, ध्यान देना, इट्स नॉट अ नेचुरल इंटरब्रीडिंग, इट इज आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग, और ये इंटरब्रीडिंग इंसान ने कराई है। तो पहली बात तो ये वाला जो एग्जाम्पल है नेचुरल इंटरब्रीडिंग के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है कि हॉर्स और डोंकी के इंटरब्रीडिंग से एक नया ऑर्गेनिज्म बना जो ना तो हॉर्स है ना डोंकी है, दैट इज म्यूल, ना मेल है ना फीमेल है। ये प्रूव करता है कि अलग अलग स्पीसीज में भी इंटरब्रीडिंग हो रही है। आप बताओ, हॉर्स एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज है, डोंकी एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हिच स्टेट्स अबाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दे मस्ट नॉट बी एबल टू इंटरब्रीड, नहीं होना चाहिए इनमें इंटरब्रीडिंग, सही बात है, बट हो रही है। लेकिन ध्यान देना, कंसेप्ट में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंसेप्ट साफ साफ बात करता है नेचुरल इंटरब्रीडिंग की। मैंने कहा ये ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरब्रीडिंग थी, तो ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं, ऐसा इंसान ने कराया। लेकिन पता है
बर्थ किसका हुआ, जो जिसका बर्थ हुआ वो ना तो हॉर्स था ना डोंकी और ना मेल ना फीमेल, वो है म्यूल। और म्यूल होते हैं स्टेराइल। म्यूल का स्टेराइल पैदा होना ये प्रूव करता है कि अलग अलग स्पीसीज में अगर आपने इंटरब्रीडिंग करा दी तो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, यानी फर्टाइल नहीं होगा। इसका मतलब ये फिर एक बार अच्छी तरह से प्रूव हुआ कि सेम स्पीसीज के मेंबर में ही रिप्रोडक्टिव सेम स्पीसीज के मेंबर में ही इंटरब्रीडिंग होती है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर में इंटरब्रीडिंग नहीं होती। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग इंसान ने कराई तो इससे म्यूल का बर्थ हुआ और म्यूल स्टेराइल होता है। और म्यूल का स्टेराइल होना इस कंसेप्ट को थोड़ा मजबूती देता है, दमदार बनाता है, बट अलग अलग स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग होना इस कंसेप्ट को वीक भी करता है। मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों कंसेप्ट की कुछ कमियां भी हैं तो कुछ अच्छाइयां भी है। इट मीन्स आप केवल एक कंसेप्ट को ज्यादा अच्छा या कम अच्छा नहीं बता सकते। जहां कहीं यहां फेलियर आएगी तो आप काम में लेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और बायोलॉजिकल कंसेप्ट फेल होगा तो आप काम में लेंगे टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट। मींस वी कैन अंडरस्टैंड अ स्पीसीज बाय द कंसेप्ट यूजिंग बोथ। ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। जब ये नहीं आएगा तो टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट काम आ जाएगा, जब टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट काम में नहीं आएगा तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन ये जरूर बात याद रखना कि बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में बायोलॉजिकल कंसेप्ट से अपन स्पीसीज को नहीं समझ सकते। अब आपको मैं 2 मिनट के लिए इस साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूं, अर्नेस्ट मेयर। ऑन आवर एनसीईआरटी पेज नंबर 2 लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्नेस्ट मेयर इज रिटन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अर्नेस्ट मेयर 1904 में इनका बर्थ हुआ और 2004 में इनकी डेथ हुई, यानी 100 साल जिए, सेंचुरी करके गए साइंटिस्ट। और एक साइंटिस्ट लंबे टाइम तक जिंदा रहता तो बहुत सारी डिस्कवरीज कर जाता है, और रियल में वास्तव में अर्नेस्ट मेयर ने सेंचुरी 1 साल तक जिंदा रहे, बहुत सारी डिस्कवरीज अपने को करके थी। मेन इनका काम था एवोल्यूशन पे। ही वॉज एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, और इन्होंने ट्वेंटियथ सेंचुरी में एवोल्यूशन पे काम किया, और वही काम 19th सेंचुरी में किया था डार्विन ने। आप जानते हैं डार्विन ने भी इवोल्यूशन में काम किया और इन्होंने भी इवोल्यूशन पे काम किया, तो इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और ऐसा कहना एक तरह से इनको रिगार्ड देना है, इनको सम्मान देना है। मतलब अर्नेस्ट मेयर को कंपेयर किया जाता है डार्विन से, बिकॉज दोनों का काम सेम फील्ड पे था। जर्मनी के साइंटिस्ट थे, बेसिकली जूलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड्स की भी स्टडी करते थे, फाइटोजियोग्राफी यानी प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, बट इन्होंने स्टडी किया जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी की स्टडी की, प्लांट्स की अगर स्टडी होती तो कहते हैं अपन फाइटोजियोग्राफी, बट इन्होंने किसकी स्टडी की? जूजियोग्राफी की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, किस तरह से स्पीसीज ओरिजिनेट हुई, ये भी स्टडी किया कि इन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने। और अर्नेस्ट मेयर बर्ड्स की स्टडी की, जूजियोग्राफी की स्टडी की, इससे प्रूव हो जाता है कि ही वॉज ए जूलॉजिस्ट, और जर्मनी के जूलॉजिस्ट, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अपना रिसर्च वर्क करते थे, पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे। बहुत महान साइंटिस्ट हुए, और इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन जनरल लोग रिटायर हो जाते हैं 60-65 ईयर की एज में, बट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको 75 ईयर की एज में रिटायर किया, और उस समय इनको बोला गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अर्नेस्ट मेयर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको एक डिग्निटी से रिटायर किया, एक सम्मान, एक डिग्निटी इनको दी, एलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थोड़ा सा वर्ड्स को समझ लीजिए आप, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। एलेक्जेंडर से कंपैरिजन, एगासिस यानी रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, जूलॉजी के फील्ड के सिकंदर जितने महान, एलेक्जेंडर जितने महान साइंटिस्ट रिटायर्ड प्रोफेसर अगर कोई हुए हैं तो उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज इन्होंने की एवोल्यूशन पे, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, जूजियोग्राफी पे, सिस्टमेटिक्स पे, टैक्सोनॉमी पे, और मेन काम इनका था एवोल्यूशन पे, और इसीलिए कहा जाता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इतनी सारी डिस्कवरीज के लिए इनको बायोलॉजी के फील्ड का ट्रिपल क्राउन अवार्ड मिला। ये समझना बात को आप,
ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के 3 प्राइज को कलेक्टिवली बोला जाता है, जिसमें पहला प्राइज का नाम है क्रफोर्ड प्राइज, सेकंड बल्जन प्राइज एंड द थर्ड इज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। याद रखना, देयर वाज ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, हु वाज अवॉर्डेड बाय द ट्रिपल क्राउन? आंसर है अर्नेस्ट मॉयर। और इस ट्रिपल क्राउन में 3 प्राइज आते हैं, क्रफोर्ड प्राइज, बल्जन प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। किसके सिर पे 3 ताज रखे गए? आंसर है अर्नेस्ट मेयर। तीनों प्राइज को मिला करके कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और 2004 में डेथ हुई। एग्जैक्ट वैसे डेथ का जो डेट आता है वो 2005 आता है, लेकिन अपनी बुक एनसीईआरटी में यही लिखा है, तो अपन यही मानेंगे कि 1904 से 2004 यानी सेंचुरी तक पूरा जिंदा रहे। और नाम है साइंटिस्ट का अर्नेस्ट मेयर। अपन को उनको याद करना है पर्टिकुलरली फॉर द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। और ये टॉपिक ख़त्म होने के साथ ही आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे।